पॉलिटिक्स हैं दोनों तरफ की, पाकिस्तान की भी हिंदुस्तान की भी, लेकिन आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी को इतना ज्यादा एहतराम नहीं दिया गया, इज्जत नहीं दी गई, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। लेकिन हिंदुस्तान में मरने के बाद भी कदर की जाती है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में पॉलिटिक्स का? तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दे सकती हूँ। आपके यहाँ औरंगज़ेब और शाहजहाँ के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री की किताबों में। हम्म। औरंगज़ेब ने अपने बिल्कुल। पिता शाहजहाँ को कैद करवा दिया था, जेल में कैद करवाया था, पानी-पानी को तरसाया था, जिस पर शाहजहाँ क्योंकि कवि थे, पोएट थे, शायर थे, तो वो एक बहुत खूबसूरत उन्होंने फ़ारसी में एक शायरी लिखी थी, एक एक कविता लिखी थी कि ऐ मेरे बेटे, हम और तुम अजीब मुसलमान हैं, तू अपने पिता को पानी के लिए तड़पा रहा है और एक वो लोग हैं इस भारत के जो शराब सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की पत्रकार अनम शेख को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और भारत की बेटी नाजिया लाइक खान जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी पसंद की जाती हैं और इसी बात के लिए वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। में अपने मरे हुए दादा और परदादा को भी भोग और पानी चढ़ाया करते हैं। तो ये तो मैं आपको वर्बल नहीं बता रही हूँ, ये तो मैं शाहजहाँ की लिखी हुई फ़ारसी की कविता को मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। अब बात आती है कि गांधी जी को श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी को ये पूरा भारत फादर ऑफ नेशन के के नाम से जानता है और आज भी यहाँ की करेंसी पर उनकी ही छवि दिखाई देती है, उनका ही चेहरा दिखाई देता है। गांधी जी ने वाकई में बहुत परिश्रम किया, बहुत साथ दिया था नेहरू जी का, लेकिन कुछ कड़वाहट के कुछ इतिहास के पन्नों में कुछ कड़वाहट भी वो छोड़ कर गए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ा नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे ये कहने में हिचकिचाहट होगी कि अगर गांधी जी वाक़ई में इस भारत के वीरों से बेइंतहा मोहब्बत करते, तो भगत सिंह जी की जान नहीं गई होती। एक हमारे भगत सिंह हैं, जो वाक़ई में हमारे हीरो हैं, जिनको हमारे दिमाग से निकालने की कांग्रेस की सरकार ने बहुत कोशिश की। पूरे दिल्ली में अकबर रोड, बाबर रोड, बीरबल रोड, औरंगज़ेब रोड बना-बना करके उन्होंने भारत के नागरिकों के दिमाग से विनोय बादल दिनेश हो या भगत सिंह हो या जितने भी वीर गुज़रे हैं, उनको हमारे दिमाग से निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहाँ निकलते हैं देश के हीरो द द भारत के लोगों के दिमाग से? नहीं निकलने वाले हैं। ये वही भगत सिंह है जिनके बारे में अभी मैं कह रही हूँ और शायद थोड़ी-सी तकलीफ और थोड़ा-सा गुस्सा मेरे भी मन में है गांधी जी को लेकर के क्योंकि ये वही भगत सिंह जी हैं जिन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में ब्रिटिश के पार्लियामेंट पर बम गिराया था और उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया था। तो भगत सिंह वो भगत सिंह हैं, जिन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान किया, जिन्होंने अपने अपने प्राण को कुर्बान किया, जिन्होंने अपनी माँ को माँ की गोद सूनी कर डाली, जिन्होंने अपने अपने आने वाले फ्यूचर और मुस्तकबिल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन सिर्फ इतना ही सोचा कि इस भारत की मिट्टी और इस भारत की भूमि पर जो कर्तव्य है, वो मुझे पूरा का पूरा निभाना है। तो ज़ाहिर सी बात है ना। अब मैं बताती हूँ आपको कि भगवान राम के एक छोटे भाई हैं भरत। जब भगवान राम वनवास पे जा रहे थे, तो भरत जो बहुत बड़े किंगडम फैमिली से आ रहे हैं, वो चाहते तो वो रह सकते थे कि नहीं भाई वो जा रहा है वनवास पे हम क्यों जाएँगे? लेकिन भरत उनके साथ गए और इतने साल साथ में रहे और जब भगवान राम वनवास से लौटे तो भरत जी साथ में ही थे। तो मोदी जी क्यों ट्रिब्यूट देते हैं, क्यों इतना रिस्पेक्ट करते हैं उन तमाम लोगों का जो आज हमारी ज़िंदगी में नहीं है और शायद भारत के नागरिकों को गांधी जी से थोड़ी-सी एक कड़वाहट भी है। हर किसी के मन में जो भारत की भूमि से, इस मिट्टी से बहुत मोहब्बत करता है, वो थोड़ी-सी नेगेटिविटी तो गांधी जी को लेकर के है। लेकिन इज़्ज़त अपनी जगह है। एक मान-मर्तबा अपनी जगह है। उसको उसको हम खराब नहीं कर सकते हैं।
तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वो हैं जिन्होंने कभी भी अपने टेन्योर में, अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब किसी धर्म और जात में, किसी कास्ट और क्रीड में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो मैं इस बात का दावा ले सकती हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान राम को फॉलो करता है, जो भगवान राम के आइडियोलॉजी पे चलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो हर एक व्यक्ति को वो मान और सम्मान बिल्कुल देगा, चाहे वो जीवित है और चाहे वो वो किसी इंसान की मृत्यु हो चुकी है। अब आती है बात कि 16 अगस्त 1946 में गांधी जी, मैं इस बात को ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को लगेगा कि करवाहट की बात कह रही है, तो उसमें कुछ तथ्य भी रहने चाहिए साथ में। तो एक तो मैंने भगत सिंह जी की मृत्यु के बारे में कहा कि उनको फांसी लग गई, अगर गांधी जी चाहते तो वो नहीं नहीं होता। अब आती है बात 16 अगस्त 1946 की। पार्टीशन का माहौल था, बँटवारा हो रहा था, लाखों हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, लाखों बहू-बेटियों की इज़्ज़त आबरू लूटी जा रही थी, लाखों माँओं की गोद सुनी हो रही थी, लाखों घरों की अंगनाई पाकिस्तान चली जा रही थी और बाकी का घर भारत में चला आ रहा था। कई कई पार्टीशन के वक़्त तो कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि मटके की जगह और कुएँ की जगह जो है वो भारत में चली आई है और बाथरूम की जगह जो है वो पाकिस्तान में चली गई है। तो ये भी एक सिनेरियो था और ऐसे वक़्त में जहाँ पर हिंदू बहू-बेटियों की आबरू को सरेआम सरे-बाज़ार लूटा जा रहा था और सनातनी सनातनी लोगों को सरेआम काटा जा रहा था। वही जो एक फंडा है गुस्ताख-ए-रसूल की सज़ा करके वो काटा जा रहा था, कसाईखाना खोला गया था। ऐसे वक़्त में गांधी जी वेस्ट बंगाल के बेलियाघट्टा में थे और वो ऐसे नहीं थे। हमारे इतिहास में हमने पढ़ा है गोपाल पाठा, एक योद्धा था, जिससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस तरह से सनातनी पर और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम कब तक आँखें पथरा करके बैठे रहेंगे? हम कब तक आँखों को पत्थर बना करके बैठे रहेंगे? तब उन्होंने क्या किया कि हथियार उठाया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देना स्टार्ट किया गोपाल पाठा ने। अब गोपाल पाठा को रोकने के लिए गांधी जी निकल पड़े और 16 अगस्त 1946 46 में जाकर के वो वेस्ट बंगाल के बेलियाघट्टा में जाकर के बैठ गए। यहाँ तक के अनशन भी कर दिया उन्होंने कि भाई तुम ये हथियार गिराओ और मत मत ईंट का जवाब पत्थर से दो। तब गोपाल पाठा ने उन्होंने कहा कि गीता का एक उपदेश है और श्लोक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सहने सहने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनहगार होता है, ज़्यादा बड़ा मुजरिम होता है। हमारा कुरान भी कहता है कि ज़ुल्म की इंतहा जब बढ़ जाए, तो आवाज़ बुलंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़ुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार ज़ुल्म सहने वाला होता है। तो गीता के इस श्लोक को उन्होंने पढ़ा, इस उपदेश को उन्होंने गांधी जी को रिपीट करवाया, पर गांधी जी माने नहीं और उनके हथियार को गिरवाने के लिए, उनको उनको दबाने के लिए गांधी जी जितना कर सकते थे उन्होंने किया। तो एक कड़वाहट तो मन में है, लेकिन साथ-साथ में ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि बाप-दादा अगर मर भी जाए, परदादा, लकड़दादा अगर मर भी जाए, तो भी श्राद्ध पे उनकी उनकी पसंदीदा खाने भोग में बनाए जाते हैं और जल अमृत दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो एजुकेशन है, इनका जो इनकी जो अपब्रिंगिंग है सनातनियों की, वो अपब्रिंगिंग, उस एजुकेशन, उनके इनके जो हॉली बुक है, उसमें ही इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बातें बताई गई हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों से कभी भी ये कदम पीछे नहीं करते हैं, जिसका उदाहरण हम आज से नहीं, पिछले 9 साल से अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हर एक स्टेप में, हर एक चीज़ों में देख रहे हैं, हर एक कार्य में देख रहे हैं। भारत में कोई भी मुसलमान बड़ी आसानी से कहता है कि अरे लाल किला हमारा है, कुतुब मीनार हमारा है, हमने तो ताजमहल बनवा दिया, हमारे मुगलों ने ये कर दिया, हमारे मुगलों ने वो कर दिया। भाई साहब, अगर आप मुगल के पास इतने बड़े आर्किटेक्चर और इतने बड़े इंटीरियर डिजाइनर वाले थे, तो सऊदी अरबिया में क्यों नहीं बना दिया लाल किला और सऊदी अरबिया में क्यों नहीं बना दिया ताजमहल? बना देना चाहिए था ना। तो दूसरे के घर में आप घुस करके अपना नेम प्लेट लगाइएगा, तो उससे वो घर आपका नहीं हो जाएगा, इतिहास के पन्नों को खोला जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये घर किसी और का था।
तो लेकिन कर्तव्य की बात आती है, आज ज्ञानवापी को लेकर के इतनी बड़ी लीगल बैटल चल रही है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर के इतना बड़ा लीगल बैटल चला है, क्योंकि सनातनी धर्म वाले बहुत पोलाइट और बहुत पेशेंस वाले होते हैं, क्योंकि उनके गीता के श्लोक में, उनके ऋग्वेद में हर जगह उनको पेशेंस की बात बताई गई है, जिसकी वजह से वो कानूनी लड़ाई लड़ करके वो अपनी अपनी अधिकार की चीज को रिटर्न लेते हैं, ना कि नारे तकबीर का नारा बुलंद करना या गुस्ताखे रसूल का जैसा नारा लगा करके कसाई बन जाना। ऐसी चीजें कभी भी सनातनी ना किए हैं, ना कर सकते हैं। तो अब उसी सनातनी की आइडियोलॉजी से हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं और जितने भी जैसे गांधी जी हैं, फादर ऑफ नेशन है, तो उनको ट्रिब्यूट देना उनका कर्तव्य है और उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया है। आपने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कही ये बात। मेरी नजरों में लाल बहादुर शास्त्री जी, एज पर माई थिंकिंग, एज पर माई ओपिनियन, लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत मान और सम्मान है मेरी नजरों में। मैं गांधी जयंती कम मनाती हूँ, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मैं बहुत अच्छे से और पूरे सम्मान के साथ मनाती हूँ, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत गरीब घर से आए थे और अपनी धर्मपत्नी के साथ, क्योंकि सनातन धर्म अर्धांगिनी कहता है कि आधा शरीर आधा अंग अपनी धर्मपत्नी को, हमारी तरह ऐसे तलाक दे करके फुट जाओ, ऐसा कुछ नहीं करता है। तो अपनी अर्धांगिनी के साथ आपको मैं बताती चलूं कि वो अपनी जीवन में कई बरस, कई साल वो अन्न सिर्फ एक टाइम खाया करते थे, सिर्फ एक टाइम, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो उस अनाज से किसी गरीब का, किसी भूखे का पेट भर सकता है। उन्होंने अपने छत पर, अपने अपने घर पे खेती करना स्टार्ट किया था, धान उगाना स्टार्ट किया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कहीं से भी अगर मैं पार्टिसिपेट करूं और भारत के हर एक व्यक्ति के पेट में अनाज पहुंचाऊं, तो शायद मैं एक अच्छा लीडर अपनी नजरों में बन जाऊंगा और अपनी अर्धांगिनी की नजरों में बन जाऊंगा। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो बातें हुआ करती थी, वो भारत के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए हुआ करती थी, उनके व्यक्तिगत मामले के लिए नहीं हुआ करती थी। देखिए, कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो इंदिरा गांधी अपने अपने पोतों का बर्थडे सेलिब्रेशन करती थी सरकारी जेट पर, सरकारी फ्लाइट पर। लेकिन आज देखिए, वही वही सरकारी फ्लाइट है, सरकारी जेट है, उसमें वैक्सीनेशन है और दवाइयाँ जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो भेजा जाता है। उसी सरकारी जेट और सरकारी फ्लाइट पर जब भारत में किसी गाँव में या किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आता है, तो उसी उसी सरकारी जेट और फ्लाइट के द्वारा वहाँ पर फूड पहुँचाया, खाना पहुँचाया जाता है, वहाँ पर ज़रूरत के सामान पहुँचाए जाते हैं। तो ये चेंजेस भारत में 9 साल में आया है। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है। हमारे नेहरू जी जो है, चाचा है, पर वो तो मामूली बनाकर निकल गए। वो पेरिस से अपने कपड़े धुलवा करके मंगवाया करते थे। लेकिन आज एक भारत के प्रधानमंत्री हैं जो सुबह में इंडोनेशिया की मीटिंग में होते हैं, उसी कुर्ते पैजामे में, और फिर रात में G20 की समिट के समारोह को सक्सेसफुल बनाने के लिए सेम कुर्ते पैजामे में चले जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में फिर लग जाते हैं काम पर कि भाई सुबह से G20 की समिट स्टार्ट होने वाली है, तो हर चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया खान जी का बेबाक अंदाज आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।